Good afternoon, everyone. Welcome to Worthwhile Studies. This is Vishu Rajput, and today is 1st of February 2025. तो जनवरी का हो गया है अंत और फरवरी शुरू हो गया है। तो अपने करंट अफेयर पे शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज से है। आज 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे 2025। हमने अभी 2 दिन पहले क्या देखा था? लेप्रोसी डे देखा था, जो महात्मा गांधी जी की जो शहादत दिवस थी, तो उसको वो ऑब्जर्व किया जाता था। क्यों? क्योंकि लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत काम किए थे, इसलिए, और वो उनके साथ ही रहते थे। तो लेप्रोसी जो डिज़ीज़ थी वो एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिज़ीज़ थी। मैंने बताया था नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिज़ीज़ जो हैं वो ऐसी डिज़ीज़ है। ट्रॉपिकल डिज़ीज़ बेसिकली ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाई जाती हैं। वहाँ के जो बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है ना, तो उसकी वजह से ये पैदा हो जाती हैं डिज़ीज़। और नेग्लेक्टेड का मतलब क्या है? इन पे सरकार का ध्यान नहीं जाता, और इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनसे फाइट करने के लिए ज़्यादा कम्युनिटीज़ वगैरह नहीं है, और इन पे कोई ध्यान नहीं देता, तो ये नेग्लेक्टेड है। तो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे है 30th जनवरी को, और इसका थीम क्या है? यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। यही लेप्रोसी डे वाले का थीम था, याद है ना? तो इन डिजीज़ में कौन कौन इंक्लूड है? जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, कालाजार, है ना? तो ऐसे ही और भी। एंड इंडिया इज़ होम टू अबाउट 12 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, सिर्फ इंडिया में है। अगली न्यूज़ है 1 फेब। आज का दिन ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 49th रेजिंग डे है इसका, और इसका मोटो क्या होता है? वयम रक्षम। ये 1 फेब 1977 में आया था, शुरू किया था इसको। सबसे पहले था ना इनफॉर्मली शुरू किया था। जस्ट 7 शिप्स दी गई थी इन्हें सर्विलेंस के लिए इंडियन वाटर्स में। बस 7 शिप से ये शुरू हुआ था इनफॉर्मली, और फिर 19 अगस्त 1978 को ये फॉर्मली इनोग्रेट कर दिया गया। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई जी के द्वारा ये फॉर्मली इनोग्रेट कर दिया गया। तो आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है। सचिन तेंदुलकर जिनको मिलने वाला है बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और कौन सा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सचिन तेंदुलकर जी को और भी अवार्ड मिले हैं एनुअल अवार्ड्स के दौरान। ये क्या था? नमन 2023-24 ये हुआ था, तो इसमें और भी अवार्ड्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन जी को मिला है स्पेशल अवार्ड फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट। अगले है जसप्रीत बुमराह, इनको पॉली उमरीगर अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट मेल इंटरनेशनल क्रिकेटर। अगली है स्मृति मंधाना जी, तो इनको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल। जसप्रीत बुमराह को मेल एंड स्मृति मंधाना को फीमेल। आगे है सरफराज खान एंड आशा शोभाना, इनको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूट मेंस एंड वुमेन्स अवार्ड, इंटरनेशनल डेब्यूट। ओके। अगली है दीप्ति शर्मा, इन्हें हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स क्रिकेट का अवार्ड मिला है। तो अगली बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमें पता है 2 फेब क्या ऑब्जर्व होता है? वेटलैंड डे होता है ना, वेटलैंड डे ऑब्जर्व। तो आज 1 फेब के दिन, एक दिन पहले, 4 न्यू रामसार वेटलैंड्स ऐड हुए हैं इंडिया को, और ये जो नंबर है ये पहुंच चुका है 89। पहले कितना था? ये 85 थे। अब 4 और ऐड हो चुके हैं, तो ये 89 हो गया है। 4 देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एंड
एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें झारखंड का एक ऐड हुआ है, एक सिक्किम का, और ये इनका ना पहला रामसर वेटलैंड है। इनकी पहली रामसर साइट्स हैं जो ऐड हुई हैं झारखंड और सिक्किम की। इससे पहले यहाँ पे कोई नहीं थी, ठीक है। तमिलनाडु में तो बहुत सारी हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आई थिंक देर आर 16 और 17 और 18, शायद ऐसा ही कुछ है। काफ़ी है तमिलनाडु में, पर झारखंड और सिक्किम की ये पहली पहली हैं दोनों की। सबसे पहले है सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में है। थरथेंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। फिर है केचियोपालरी वेटलैंड, ये सिक्किम में है, ठीक है। फिर है उद्धव लेक, ये झारखंड में है। अब ये नाम तो याद रख लिए, कोई ना कोई सा एग्जाम में फंस ही जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। रामसर साइट्स देख लेते हैं। रामसर साइट्स क्या होती हैं? ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो डिज़ाइन होते हैं बीइंग इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशंस। रामसर साइट्स क्या होती है कि रामसर कन्वेंशन के अंदर आने वाले जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखने वाले जो वेटलैंड्स होते हैं ना, वो रामसर साइट्स कहलाते हैं। ये जो रामसर कन्वेंशन था ना, ये ना एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, which provides the framework for the conservation and wise use of wetlands and their resources. वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए और उनका मतलब एक सही तरीके से उनका यूज़ करने के लिए और उनके रिसोर्सेज का यूज़ करने के लिए इसको बनाया गया था, रामसर कन्वेंशन को। ये ट्रीटी इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि यूनेस्को ने इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। अब ये अडॉप्ट कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में हुई थी। रामसर एक जगह है ईरान में, ध्यान रखना। और ये फोर्स में कब आई? 21 दिसंबर 1975 में आई। अब ये अडॉप्ट कब हुई थी? 1971 में हुई थी, पर इंडिया ने इसको ज्वाइन कब किया? इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1982 में, ठीक है। और इंडिया ने ज्वाइन इसको 1 फरवरी को किया था, 1 फरवरी। तो मुझे लगता है इसलिए 1 फरवरी को 4 रामसर वेटलैंड्स अनाउंस कर दिए। चलो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है गुजरात का जो विलेज है वो जो गुजरात का ये फर्स्ट एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुजरात को मिली है अपनी। अब ये क्या है? ये गुजरात में के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लखतार तहसील में एक गांव है जिसका नाम है गुनेरी विलेज। तो क्या हुआ है? ये मिला है एक तरह से नेचुरल इनलैंड है ये मैनग्रोव साइट का। इनलैंड क्या कि जो मैनग्रोव वेजिटेशन है ना, वो बहुत नीचे है पानी के। इनलैंड वही होता है कि पानी के बहुत अंदर है वो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का क्या मतलब है? हेरिटेज साइट मतलब बहुत पुरानी, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब इम्पोर्टेंस एक तरह से बायोडाइवर्सिटी के लिए, ओके। तो क्या है, गुजरात गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है आफ्टर कंसिडरिंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से रिकमेंडेशन लेने के बाद, उनसे कंसिडर करने के बाद गुजरात गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट किया है कि गुजरात को अपनी पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट मिल गई है, ठीक है। ये क्या इंश्योर करेगा? कंजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ द फ्लोरा एंड फोना इन द एरिया, ठीक है, थ्रू अ मैनेजमेंट प्लान। जब कोई ऐसे हेरिटेज साइट अनाउंस होती है ना, तो उसका ना एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट प्लान बनता है। मतलब उसको कैसे कंजर्व किया जाएगा, ठीक है, ऐसा, और इसमें कैसे एनरिचमेंट किया जाएगा वहाँ के फ्लोरा और फोना को कंजर्व करने के लिए, सेव रखने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है टाटा स्टील ने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स, ठीक है। टाटा स्टील ने क्लेम किया है कि ये इंडिया का पहला स्टील मतलब टाटा स्टील बन चुकी है इंडिया की पहली स्टील कंपनी जो कि ऐसे पाइप डेवलप करेगी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है।
ये एक ना सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, जो कंट्री का हाइड्रोजन मिशन है ना, उसके पाथ पे ये एक बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। तो टाटा स्टील, ध्यान रखना, इंडिया की पहली ऐसी स्टील कंपनी बन चुकी है जो ऐसे पाइप्स बनाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से। तो राजेश निर्वाण जी हैं, ये अपॉइंट हुए हैं एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS। BCAS क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। क्या जो एविएशन होता है ना, जैसे लोग जहाज में सफ़र करते हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा, उन लोगों की सिक्योरिटी, सिविल एविएशन, उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए ये एक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है एक, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए फंक्शन करती है, और राजेश निर्वाण जी को इसका डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ठीक है, किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ये आती है। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी एक सैड न्यूज़ है। एक वेटरन एक्टिविस्ट हैं थे, तपन बोस, तो इनका निधन हो चुका है अभी। ये क्या थे? एक्टिविस्ट थे, पीस मेकर थे। इनका लाइफ लॉन्ग एक कंपेन था फॉर डायलॉग इन द कॉन्फ्लिक्ट हिट जोन सच एज कश्मीर। कश्मीर या नक्सल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो कंट्री के, तो वहाँ में ये थोड़ा पीस मेकिंग का काम करते थे, और एक्टिविस्ट थे। ऐसे एक्टिविस्ट लोग जो होते हैं कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि तपन बोस जिनका भी निधन हुआ है, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो एक एक्टिविस्ट थे, वो एक पीस मेकर थे, ये याद रखना। ठीक, आगे चलते हैं। अब है सिटी यूनियन बैंक, इसको मिल चुके हैं 7 IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स फॉर द सेकंड ईयर इन रो कंजिक्यूटिवली। दूसरी बार ये इन अवार्ड्स को जीत चुका है। ये क्या है? 20th एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड सिटेशंस 2024 हो रहा था। ये 24 जनवरी 2025 को हुआ था मुंबई में। सबसे पहले ये जो सिटी यूनियन बैंक है ना, ये अवार्ड जीत चुका है, और इसके MD CEO कौन है? डॉक्टर एन कामाकोडी इसके MD एंड CEO है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कुंभकोणम, तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। तो अब देख लेते हैं विनर कौन कौन बना है। बेस्ट डिजिटल सेल्स पेमेंट्स एंड एंगेजमेंट, बेस्ट IT रिस्क मैनेजमेंट एंड बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेस्ट फिनटेक DPI एडोप्शन। ठीक है, और रनर अप कौन रहा है? बेस्ट AI एंड ML एडोप्शन। स्पेशल मेंशन किसका हुआ है? बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का, एंड बेस्ट टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है बिमटेक ने लॉन्च किया है बिमकॉइन, इंडिया का पहला कैंपस ब्लॉकचेन करेंसी है ये। करेंसी तो पता होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज, जैसे बिटकॉइन हो गया। बिटकॉइन बहुत फेमस है, ऐसे तो बहुत आ रहे हैं अभी, डोगी कॉइन वगैरह, तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी होती है। तो बिमटेक ने अपनी एक कैंपस के अंदर वो चलेगी करेंसी, कैंपस के अंदर यूज़ करी जाएगी, उसका नाम है बिमकॉइन, ये इंट्रोड्यूस करा है। तो बिमटेक क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इसने इंट्रोड्यूस करा है एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी है बिमकॉइन। अब ये क्या है? इसको ना कोई सेंट्रल के अंडर नहीं आती ये, जो क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, जैसे ये बिमकॉइन भी है, तो सेंट्रल के अंदर नहीं आती है। जिसके पास भी इंटरनेट है, जिसके पास भी डाटा है, तो वो इसको खरीद या बेच सकता है, और मतलब इंटरनेट के द्वारा ये खरीदी बेची जाती है। और इसमें क्या होता है कि उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। ठीक है, और ये बेसिकली डिज़ाइन हुई है बिमटेक के इकोसिस्टम के लिए, मतलब कैंपस के अंदर ये चलेगी। जो ये क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसीज होती हैं, तो ये मतलब एक ऐसी फॉर्म है, डिजिटल मनी की फॉर्म है, दैट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू रिकॉर्ड एंड वेरीफाई ट्रांजेक्शन सिक्योरली। ठीक है, ऑपरेटिंग ऑन ए डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, मीनिंग एनीवन इंटरनेट कनेक्शन कैन पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज। मैंने भी यही बताया कि अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं, जैसे बिटकॉइन का होता है। बिटकॉइन के बारे में तो सबको ही पता है। तो आगे चलते हैं आप। अगली न्यूज़ है एक्सियो मिशन फॉर पायलट। ठीक है, तो जो इंडिया
के इंडियन एयरफोर्स में सर्विंग ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी हैं, तो वो एक्सियोम मिशन के पायलट सर्व करने वाले हैं एक्सियोम मिशन में। ये जो मिशन है ना, इस मिशन को कमांड कौन करेगी? पैगी विटसन करेगी सबसे पहले। पैगी विटसन इसको कमांड करेंगी, इसको लीड करेंगी। ये फॉर्मर नासा की एस्ट्रोनॉट हैं और एक्सियोम स्पेस के डायरेक्टर हैं ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। ये लीड करेंगी और जो हमारे शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये पायलट हैं इस मिशन के लिए। अभी इसमें क्या है, ये ना 14 दिन का एक शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन है। इसमें क्या है कि ये लोग जाएंगे ऊपर, ऊपर साइंटिस्ट अपना काम करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे 14 दिन के लिए, ठीक है, फिर वापस आ जाएंगे। तो शुभांशु शुक्ला जी कैप्टन बने हैं इसके। यह एक्सियोम मिशन है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है, ठीक है। नासा के साथ मिलके ये हुआ है। ये जो मिशन है ये लॉन्च कहाँ से होगा? एजेंसीज कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा इन 2025। फ्लोरिडा एजेंसी का कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहाँ से ये लॉन्च करा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नाइगर बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ओनकोसरसियासिस डिजीज़ होती है एक। कैसी डिजीज़ है? कॉमनली इसको रिवर ब्लाइंडनेस बोलते हैं एंड ये पैरासिटिक डिजीज़ है। और ये सेकंड ऐसी डिजीज़ है जो कि मतलब बहुत एक लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड आफ्टर ट्रैकोमा। सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस किसके द्वारा होती है? ट्रैकोमा डिजीज़ के। और उससे जो दूसरे नंबर पे है वो ओनकोसरसियासिस की वजह से सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। ये तो अब डिजीज़ है। और जो नाइगर है, तो नाइगर बन चुका है ऐसा पहला अफ्रीकन कंट्री, और अगर ग्लोबली देखें तो 5th कंट्री जो कि इससे मतलब ये ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे। तो WHO ने इसको पहला ऐसा अफ्रीकन कंट्री घोषित कर दिया है जो उनको का वॉल्वस है ना, वॉल्वुलस, तो इसका जो ट्रांसमिशन है वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और 4 कंट्रीज़ अदर कौन कौन से हैं? ये अमेरिकन रीजन में आते हैं, अफ्रीकन नहीं, ओके। तो कोलंबिया है, इक्वाडोर है, गुआटेमाला है, मैक्सिको है, और अब ये 5th कंट्री बन चुका है ग्लोबली और फर्स्ट अफ्रीकन, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो इतना ही था। थैंक यू, दैट वाज ऑल। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर वीडियो।